स्मिता एक विदेश में रहने वाली लड़की थी जो इंडिया घूमने आई थी। स्मिता के माता पिता स्मिता के बचपन में ही विदेश शिफ्ट हो गए थे, इसलिए स्मिता के सारे संस्कार विदेशी थे। तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र एक टिपिकल पंडित फैमिली से बिलोंग करता था। स्मिता और नरेंद्र एक फैमिली फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में मिलते हैं। दोनों में दोस्ती हो जाती है। वो बार बार एक दूसरे से मिलते हैं और फिर दोनों में प्यार हो जाता है, जिसके बाद नरेंद्र स्मिता को शादी के लिए प्रपोज करता है और साथ ही बताता है, देखो स्मिता, तुम एक विदेश में पली बड़ी विदेशी लड़की हो और मेरी फैमिली टिपिकल पंडित फैमिली है। तुम्हें मेरी फैमिली में बहुत एडजस्टमेंट करने होंगे। इट्स ओके, आई विल एडजस्ट, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ नरेंद्र, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली में एडजस्ट होने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच स्मिता कि तुमने मेरी बात समझी। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे सुकून मिल रहा है और मुझे अपने फैसले पर गर्व हो रहा है। मैंने सही फैसला लिया है तुम्हें चुनकर। इस तरह दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और नरेंद्र स्मिता को अपने घर ले आता है, जिसे देखकर नरेंद्र की माँ हैरान हो जाती है और कहती है, हे भगवान नरेंद्र, ये तू किस अंग्रेजन को उठा कर ले आया है? इस तरह शादी के जोड़े में ये क्यों है? इसकी मांग में सिंदूर भी भर दिया है क्या तूने? हाँ माँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा ही है। मैंने स्मिता से शादी कर ली और ये एक विदेशी लड़की है। अब से स्मिता इस घर की बहू है। हे भगवान, तूने मेरे बेटे को कैसी बुद्धि दे दी? इसने अपनी जात को छोड़कर एक अंग्रेजन लड़की से शादी कर ली। अब ना जाने ये अंग्रेजी लड़की क्या क्या गुल खिलाएगी। माँ, अब ड्रामा मत करो। भैया भाभी शादी कर चुकी है ना, इसलिए अब आप इन्हें अंदर आने दीजिए। बाहर ड्रामा करके आप अपनी बेइज्जती करवा रही हैं, इसलिए ये सब कुछ घर में ही अच्छा लगेगा। थोड़े बहुत आनाकानी करने के बाद सभी घर वाले स्मिता को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगली सुबह स्मिता सोकर उठती है तो नहा धोकर वो एक लॉन्ग वन पीस पहन लेती है और बाहर आकर सभी से कहती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्मिता के सास ससुर और उसकी दादी सास उसे ध्यान से देखने लगते हैं। तभी स्मिता की सास कहती है, स्मिता जरा मेरे साथ अंदर आना। श्योर माँ। स्मिता की सास उसे अंदर कमरे में ले जाती है और उसे एक साड़ी देते हुए कहती है, देख स्मिता बहू, हमारे यहाँ शादी के बाद बहू केवल साड़ी ही पहनती है और हाँ, हमारे यहाँ सभी को प्रणाम करने का रिवाज है। तो तुम साड़ी पहनकर सर पर पल्लू लो और सभी को प्रणाम करो। और हाँ, किचन में जाने से पहले भगवान की पूजा करना मत भूलना। स्मिता को ये सब कुछ सुनकर अटपटा लग रहा था, लेकिन वो इन सबको भी एक्सेप्ट कर लेती है और अपने आप से कहती है, नरेंद्र के लव में इतना एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। अब स्मिता साड़ी पहनती है और सर पर पल्लू रख लेती है और घर के सभी बड़ों को प्रणाम करती है। पूजा पाठ करके किचन में जाती है। तभी स्मिता की ननद वहाँ आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी लाइए, मैं खाना बनाने में आपकी मदद कर देती हूँ। आप यहाँ नई आई हैं, आपको यहाँ के तौर तरीके और सामान कहाँ रखा है ये सब कुछ नहीं पता होगा। इट्स ओके शिप्रा, मेरी मम्मी ने मुझे पास्ता, इटालियन फूड, मंचूरियन ये सारी चीजें बनाना सिखाया है, इसीलिए डोंट वरी, तुम बाहर जाकर आराम से बैठो, मैं सभी के लिए अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाकर लाती हूँ। स्मिता की बातें सुनकर शिप्रा हंसने लगती है और कहती है, मेरी प्यारी भाभी, आपको ये सब नहीं बल्कि खीर, पूरी, दाल चावल, पनीर की सब्जी ये सब बनाना है और मैं जानती हूँ कि आपको ये सब बनाना नहीं आता होगा, इसीलिए चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रियली शिप्रा, यू आर सो काइंड हार्ट, तुम सच में बहुत अच्छी और नेक दिल लड़की हो। स्मिता की सास चिल्लाती हुई हॉल में आ गई, सभी लोगों को बताने लगी। नरेंद्र ये सुनकर थोड़ा सा डर गया और स्मिता को आवाज लगाकर बुलाने लगा। जब स्मिता हॉल में आई तो नरेंद्र उससे कहता है, स्मिता, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे घर वाले पंडित हैं और वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। हाँ नरेंद्र, तुमने मुझे बताया था कि ये नॉनवेज नहीं खाते, इसलिए मैंने इन्हें नहीं खिलाया, सिर्फ अपने लिए बनाया है, इसलिए मैं अकेले अपने कमरे में बैठकर खा रही थी। अरे लेकिन तुमने हमारे किचन में नॉनवेज बनाया ही क्यों? अरे तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए ना कि जब हमारे घर में कोई चिकन खाता ही नहीं तो भला घर में चिकन क्यों बने? तुमने चिकन बना के हमारे घर को अशुद्ध कर दिया है। What rubbish! ये कोई तरीका नहीं होता नरेंद्र। अरे माना कि आप लोग चिकन नहीं खाते, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और भी नहीं खा सकता। अगर मैंने चिकन बनाकर खा लिया तो इसमें कौन सा बड़ा पाप हो गया?
स्मिता की बात सुनकर नरेंद्र अब उसे प्यार से समझाता है। देखो स्मिता, हमारे घर में चिकन बनाना अलाउड नहीं है। तुम इस छोटी सी बात को समझ लो, क्योंकि जो इंसान चिकन नहीं खाता अगर वह चिकन देख भी ले तो उसके मन में अजीब सा हो जाता है। पंडितों का अलग सीन होता है यार। नरेंद्र की बात को सुनकर स्मिता कहती है, इट्स ओके नरेंद्र, मैं तुम्हारे लव में इतना एडजस्ट तो कर सकती हूँ। स्मिता की दादी सास स्मिता के इस व्यवहार को देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन स्मिता की मम्मी स्मिता से मिलने आती है। वो स्मिता के लिए चिकन की बनी हुई कुछ डिशेस लेकर आती है और उसे देती हुई कहती है, स्मिता बेटा, मैं डिफरेंट टाइप के चिकन से बने डिशेस तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम इसे खा लेना। साथ में तुम्हारी सारी फैमिली के लिए कोई ना कोई गिफ्ट है, तो तुम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ओके? समधन जी, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद स्मिता की मॉम चली जाती है। स्मिता की मॉम के जाने के बाद स्मिता की सास गुस्सा होते हुए स्मिता से कहती है, हे भगवान, अभी तक ये लड़की क्या कम थी जो इसके घर वाले भी हमारे धर्म को भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। स्मिता को अपनी सास की ये बात बुरी लगती है और वो कहती है, मॉम, आप मेरी मॉम को कुछ मत कहिए। मुझे नहीं पता था कि आपके यहाँ चिकन अलाउ नहीं, और ना ही उन्हें पता है। देख रहा है अपनी बीवी के तेवर, इसका मतलब है हमें अपनी पंडिताई छोड़कर अपना धर्म भ्रष्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ये इस घर में एडजस्ट नहीं करेगी। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ही ये घर छोड़कर चले जाना होगा। नो नो मॉम, ये घर आपका है, आप नहीं, मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। तभी स्मिता की दादी स्मिता को रोकते हुए प्यार से बोलती है, नरेंद्र की माँ, जब से स्मिता आई है तब से मैंने उसे हम लोगों के लिए एडजस्ट करते ही देखा है। उसने साड़ी पहनी, हमारे संस्कार अपनाए, हमारे लिए इतनी बदल गई, तो क्या हम उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते? नरेंद्र बेटा, अगर स्मिता को चिकन खाना ही है तो तू उसे बाहर से खिलाकर ले आया कर। रही बात उसके मॉम के गिफ्ट की, तो इससे हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। स्मिता अपने कमरे में जाकर ये सब कुछ अकेले खा सकती है, उससे हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। दादी की बातें सभी को समझ में आती है और सही लगती है। सभी अब स्मिता को दिल से अपना लेते हैं। स्मिता ने भी उन्हें छोड़कर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। इस तरह पंडित परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। निकिता सुबह सुबह रसोई में पकोड़े बना रही थी। तभी वो गर्मा गर्म पकोड़े छानकर एक प्लेट में रखती है और बोलती है, ये बेसन के पकोड़े हैं या पत्थर के? अरे इतने टाइट पकोड़े। अरे निकिता, क्या किया तुमने यार? क्या बना दिया है? ये बेसन में बनाया है या फिर अंबुजा सीमेंट में? इतना सख्त है यार, अगर मैंने तुम्हारे सर पे फेंक के मार दिया ना तो सर फट जाएगा तुम्हारा। अरे ये कैसे हो गया? इतना कहकर निकिता फटाफट से सारा नाश्ता टेबल पर लगा देती है। तभी उसकी सास सुशीला और पति राकेश नाश्ते के लिए आ जाते हैं। क्या बात है बहू, चाय पकोड़े? बस मैंने ऐसे ही सोचा कि आज कुछ अलग बना दूं नाश्ते में। अरे वाह, पकोड़े! मेरा तो बहुत दिनों से मन कर रहा था, अच्छा हुआ तुमने बना दिया। जी अब बातें ही करते रहेंगे क्या, खाकर भी देखिए ना कैसे बने हैं पकोड़े। सुशीला एक पकोड़ा उठाती है और उसे खाती है, लेकिन उसे काफी जोर लगाना पड़ता है और पकोड़ा है कि टूटता ही नहीं। ये बेसन के पकोड़े हैं या पत्थर के? अरे इतने टाइट पकोड़े। अरे निकिता, क्या किया तुमने यार? क्या बना दिया है? ये बेसन में बनाया है या फिर अंबुजा सीमेंट में? इतना सख्त है यार, अगर मैंने तुम्हारे सर पे फेंक के मार दिया ना तो सर फट जाएगा तुम्हारा। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो बिल्कुल सॉफ्ट पकोड़े बनाए थे, ये इतने टाइट कैसे हो गए? अरे टाइट होते तो एक पल हम चाय में भिगो कर खा लेते, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कंकड़ या पत्थर को बेसन में डुबोकर तल दिया हो। अरे आरी लेकर आ, इस पकोड़े को काटने हैं। ये क्या किया तुमने यार? एक तो सामान का नुकसान किया, ऊपर से सही से बनाया नहीं। जब आता नहीं है ना तो मत बनाया करो। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया तुमने। माफ कर दीजिए, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छे ही बनाए थे, पता नहीं ऐसे ठेक से कैसे हो गए ये। खैर छोड़ो, चाय ही पी लेते हैं। इन पकोड़े में दम लगाने लगी तो मेरा जबड़ा ही निकल कर बाहर आ जाएगा। सभी लोग टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर चाय पी लेते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। निकिता अपने बनाए हुए पकोड़े को लेकर गौ माता के पास पहुंचती है और उनके आगे वो पकोड़े रख देती है। गौ माता भी एक पकोड़ा उठाकर अपने मुंह में डालती है और फिर अपना मुंह मोड़ लेती है। निकिता घर आती है और अपने कामों में लग जाती है।
कई दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुशीला की पड़ोसन अनीता अपने हाथों में साड़ी के पल्ले से कुछ ढके हुए घर पर लेकर आती है। अरे सुशीला, निकिता कहाँ हो? तुम दोनों जल्दी बाहर आओ। क्या बात हो गई अनीता? इतना जोर जोर से क्यों बुला रही हो? अरे ये देखो, मैं गर्मा गर्म प्याज और आलू के पकौड़े लेके आई हूँ। पकोड़े? अरे वाह, मजा आ गया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है आंटी जी। अरे खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जल्दी से खाओ और मुझे बताओ कैसे बने हैं। दोनों सास बहू पकोड़े खाती हैं और बोलती हैं। बहुत ज्यादा स्वाद है, एकदम मुलायम भी है। और नहीं तो क्या, तेरी तरह पत्थर के पकोड़े थोड़ी ना बनाती है अनीता। पत्थर के पकौड़े? अरे भला पत्थर के पकौड़े कैसे हो सकते हैं? अगर तूने मेरी बहू के हाथ के पकोड़े खाए ना तो तू भी यही बोलेगी। माँ जी, उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, अब जरूरी थोड़ी ना है कि मैं गलती बार बार करूँ। क्या हुआ बहू, पकौड़े टाइट बन गए क्या? टाइट? अरे इतने टाइट थे कि दांत बाहर आने को हो रहे थे, लेकिन वो पकोड़ा नहीं टूटा। अच्छा अच्छा, समझ गई मैं। निकिता को अपनी बेइज्जती होता देख अच्छा नहीं लगता और वो 2-3 पकड़े उठाकर वहाँ से चली जाती है। लगता है बहू बुरा मान गई, तभी चली गई। मान गई तो मान गई। अरे इसके हाथ के पकोड़े खाने से अच्छा है सारी जिंदगी बिना पकोड़े के रह लूं। हमारे पास नहीं है लोहे के दांत जो पत्थर के पकोड़े चबाए हम। अरे तो बहू को सुना क्यों रही है? तो उसकी मदद कर देती, क्या पता बेचारे से कुछ भूल चूक हो गई हो बनाने में। अब इसकी उम्र सीखने की है भला, अपनी मायके से सीख कर नहीं आई कुछ भी। अनीता सुशीला को समझाने की बहुत कोशिश करती है और कुछ देर बाद अनीता वहाँ से चली जाती है। निकिता अपनी सास के पास आकर बोलती है। माँ जी, आज शाम के खाने में कड़ी पकोड़ा और चावल बना दूँ? कड़ी और चावल तक तो ठीक है बहू, लेकिन पकोड़े बना लेगी ना तू? माँ जी, मैं बना लूंगी। इस बार बिल्कुल मुलायम पकोड़े बनाऊंगी, आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। चल, अगर ऐसी बात है तो फिर बना ले पकोड़ा और कड़ी चावल। ठीक है माँ जी। इतना कहकर निकिता वहाँ से चली जाती है। रात को सभी लोग डिनर के लिए बैठते हैं। निकिता सभी को कढ़ी पकोड़ा चावल सर्व करती है। राकेश जैसे ही कटोरी में डाले गए कढ़ी पकोड़े के पकोड़े को चम्मच से काटने लगता है तो पकोड़ा कटता ही नहीं, बल्कि सारी कढ़ी उसके ऊपर गिर जाती है। अरे आराम से क्या कर रहे हो? आपको लगी है? वैसे कड़ी इतनी ज्यादा गर्म नहीं थी। नहीं, करी ज्यादा गर्म नहीं थी, लेकिन मेरा दिमाग ज्यादा गर्म हो रहा है। जब तुम्हें पकोड़े बनाने नहीं आते हैं तो कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए किसने कहा तुम्हें? जी अब क्या हो गया, अब तो सब कुछ बिल्कुल ठीक बनाया है मैंने। अच्छा तो ठीक बनाए ना, अभी तुम्हें बताता हूँ कितना अच्छा बनाए। राकेश कटोरी से निकलकर गिरा हुआ पकोड़ा उठाकर सामने खड़ी निकिता के मुंह पर मार देता है और वो पकोड़ा निकिता को बड़ी जोर से लगता है, मानो जैसे कोई पत्थर। ये क्या कर रहे हो आप? अगर मुझे लग जाती तो? अच्छा अब समझ में आ गया तुम्हें, ये पकोड़ा या पत्थर? बहू, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तू पकोड़े मत बनाया कर। क्यों सत्यानाश करती रहती है तू हर वक्त? एक बात बताओ, तुम चाहती क्या हो? कि ये पकोड़े खाकर मैं अपने दांत तुड़वा लूं और मेरी माँ वो भी अपने दांत तुड़वा ले, उसके बाद हम लोग बिना दांत के ना बैठेंगे और तुम ना हमें देख के ना हंसना। जी मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ और बिल्कुल सही तरीके से पकोड़े बनाती हूँ। पता नहीं ये टाइट कैसे हो जाते हैं। यार जब तुम्हें कुछ आता नहीं है तो मत किया करो ना। हाँ, बेवजह मूड खराब कर दिया तुमने और कपड़े भी खराब हो गए। और हाँ, ये पकोड़े बनाना ना छोड़ दो, क्योंकि शक्ल तो खुद तुम्हारी पकोड़े जैसी है। जी आप नाराज मत होइए, कम से कम खाना तो खा लीजिए। आप कड़ी में से पकोड़े निकाल दीजिए और कड़ी कड़ी खा लीजिए। अब तो मुझे कुछ नहीं खाना है, और खाना भी होगा ना तो बाहर जाके मंगवा के खा लूंगा, तुम्हारा नहीं खाऊंगा। राकेश गुस्से में खाना छोड़कर वहीं पर चला जाता है। अपने बेटे को जाता देख सुशीला भी खाना छोड़कर चली जाती है। हे भगवान, फिर से मेरी गलती की वजह से और मेरे हाथों के पकोड़ों की वजह से मेरे पति और सास ने खाना नहीं खाया। समझ नहीं आ रहा कि मुझसे क्या गलती हो रही है। सब तो सही करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्या गलत हो जाता है। आखिर मैं पत्थर के पकोड़े को रुई के पकोड़े में कैसे बदलूं? मेरा मतलब सॉफ्ट कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा। दुखी हुई निकिता भी चुपचाप सारा खाना उठाकर रसोई में रख देती है और बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। ऐसे ही एक दिन निकिता उदास हुई अपने कमरे में बैठी थी कि तभी वहाँ पर अनीता आती है। अरे बहू, तेरी सास कहाँ है? आंटी जी, वो माँ जी तो बाहर गई हैं। आप बताइए क्या काम था? अरे काम तो कुछ भी नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आ गई। पर तू क्यों उदास है, क्या हो गया?
कुछ नहीं आंटी जी, मैं बस अपने पत्थर के पकोड़े की बात से उदास हूँ। समझ नहीं आ रहा कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा ये बात है, चल मेरे साथ रसोई में, मैं बताती हूँ पकोड़े कैसे बनते हैं। अनीता निकिता को रसोई में ले जाती है और निकिता अपनी विधि अनुसार पकोड़े बनाती है और वो तलकर अनीता को देती है। अनीता पकोड़े उठाकर खाती है और बोलती है, अरे बहू क्या बना दिए तूने, ये तो बिल्कुल पत्थर जैसा है। इसके लिए तो छेनी हथौड़ा लेके आना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए। वही तो आंटी जी, हर बार मेरे हाथों से ये पत्थर के पकोड़े बन जाते हैं, सॉफ्ट पकोड़े क्यों नहीं बनते? इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने उस दिन सुशीला को कहा था कि अपनी बहू को भेज दे कि मैं सिखा दूंगी, पर उसने भेजा ही नहीं। मैं बताती हूँ तुझे सॉफ्ट पकोड़े कैसे बनते हैं। सच में आंटी जी, आप मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी, पर एक सेकंड रुक जा, मैं घर से कुछ लेके आती हूँ। अनीता जल्दी से अपने घर आती है और वहाँ से बेकिंग पाउडर की डब्बी लेकर आती है और वो निकिता के हाथ में रखते हुए कहती है, ये है बेकिंग पाउडर, इससे चाहे कितना भी टाइट पकोड़ा हो लेकिन वो सॉफ्ट बन जाएगा। मतलब आंटी जी, इसको पकोड़े के ऊपर छिड़कना है? अरे नहीं नहीं बहू, छिड़कना नहीं है। इस बेकिंग पाउडर को ना जो पकोड़े का पेस्टर होगा ना उसमें मिला देना है, उससे ना बिल्कुल सॉफ्ट पकोड़े बनेंगे और क्रिस्पी भी। सच में क्या आंटी जी? तू चाहे आजमा के देख ले। अनीता के कहने पर इस बार निकिता ने इस बैटर में बेकिंग पाउडर मिलाकर पकोड़े बनाए और जल्दी से पकोड़े ठंडे करके वो खाती है। ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बने हैं, लग ही नहीं रहे कि ये पकोड़े मैंने बनाए हैं। बिल्कुल सही बहू, अब इसी तरीके से पकोड़े बना और अपने सास और अपने पति को खुश कर दे। अब से न तुझे कोई ताने भी नहीं देगा कि तू पत्थर के पकोड़े बनाती है। इतना कहकर अनीता चली जाती है। शाम को फिर से निकिता पकोड़ों की सब्जी, रोटी और चावल बनाती है और डाइनिंग टेबल पर लगाती है। इस बार फिर से पकोड़े देखकर सुशील और राकेश का पारा हाई हो जाता है। तभी राकेश बोलता है, हे भगवान, या तुमको समझ नहीं आता क्या? मना किया था ना ये मत बनाना, क्यों बनाए पकोड़े, वो भी पत्थर वाले। बहू तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? अरे क्यों तू हम माँ बेटे के दांत के पीछे पड़ी हुई है? माँ जी, राकेश जी, बस आखिरी बार आप ये पकोड़े खाकर देखिए। अरे खाकर तो देखिए सब्जी। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई कमी लगे ना, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि फिर कभी पकोड़े नहीं बनाऊंगी। बस आप एक बार खा लीजिए मेरे लिए। निकिता के प्यार से कहने पर सुशीला और राकेश दोनों ही एक एक चम्मच पकोड़े की सब्जी को चखते हैं और दोनों के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सब्जी तो अच्छी बनाई है और ये पकोड़े भी सॉफ्ट है। कहीं से मंगवाए हैं क्या? हाँ बहू, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने बाहर से पकोड़े मंगवाए हो और फिर सब्जी बना दी? माँ जी, ये मैंने ही बनाए हैं। बस आज मैंने एक नए तरीके से बनाए हैं और देखिए मेरा तरीका कामयाबी हो गया। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। अरे अरे, आ गए आप दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है, आपने वो तो सुना ही है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पर यहाँ अब्दुल्ला का तो नहीं पता, लेकिन निहारिका जरूर बिन बेगानी शादियों में खाना खाने की दीवानी है। तो उसकी ये आदत उसे कहाँ ले जाती है, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। निहारिका अपने दोस्तों के साथ ऑफिस से घर आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक मैरिज हॉल नजर आता है और वो अपने दोस्तों से बोलती है, अरे यार, रात के 9 बज चुके हैं और मुझे भूख भी लग रही है। जेब में पैसे भी नहीं है। तो इस मैरिज हॉल को देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। निहारिका की बात सुन सभी में मौजूद ज्योति बोलती है, देख निहारिका, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और मेरी प्यारी दोस्त, समझा कर बार बार बेगानी शादी में ना ठूस ठूस के खाना ना अच्छी बात नहीं होती। अगर किसी को कल को पता चल गया तो हमारी बहुत ही बेइज्जती होगी। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है ना, हम शक्ल से भिखारी थोड़ी ना लगते हैं। अच्छी खासी शक्ल दी है भगवान ने हमें। जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे ना, सबको यही लगेगा कि हम या तो लड़के वालों की साइड से हैं या फिर लड़की वालों के। अरे निहारिका, रहने देना यार, कितनी बार जाएंगे बार बार। और आज तो मैंने कपड़े अच्छे भी नहीं पहने हैं, पुराना सूट पहना हुआ है और मेरा मन भी नहीं हो रहा यार जाने का। अब मेरा नाम ना निहारिका है और निहारिका के पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि अभी ना
शादियों का सीजन चल रहा है, तो चलते फिरते कहीं भी हमें बेगानी शादी मिल सकती है। इसलिए मैं एडवांस में अपने बैग में कपड़े रख के लाई हूँ। मेकअप का सामान तो वैसे भी है हमारे पास, और वो रहा सुलभ शौचालय। चल मेरी प्यारी ज्योति, चेंज करके आते हैं। निहारिका जबरदस्ती ज्योति को सुलभ शौचालय ले जाती है, जहाँ दोनों सहेलियां मिलकर कपड़े चेंज करती हैं और फिर अच्छे कपड़े पहनकर मैरिज हॉल में जाती हैं और पेट भर खाना खाती हैं। करीबन रात के 10 बज जाते हैं। तभी निहारिका की माँ कुसुम मुझसे फोन करके बोलती है, अरे कहाँ है तू? रात के 10 बज चुके हैं। तुझे हमारी कोई परवाह है भी या नहीं? जब देखो तब सारा दिन यहाँ वहाँ मटर गश्ती करती रहती है। अरे माँ, मैं तो खाना खा ही रही थी, शादी में आई हूँ ना। किसकी शादी में गई है तू? और कौन सा इनविटेशन? हमारे घर तो कोई कार्ड नहीं आया। फिर तू किसकी शादी में चली गई? अरे माँ, ऐसी शादियों को बेगानी शादी कहा जाता है, और मैं अभी अपनी दोस्त के साथ बेगानी शादी में ठूस ठूस कर खा रही हूँ। अरे निर्लज लड़की, अरे थोड़ी तो शर्म कर ले। बिन बुलाए कहीं भी मुंह उठाकर चली जाती है। और तू घर आ पहले, आज तो मैं तेरी खबर अच्छे से लेती हूँ। निहारिका अच्छे से खाना पीना खाने के बाद घर जाती है। घर जाने के बाद निहारिका की माँ कुसुम चप्पलों से उसका स्वागत करती है और उसे खूब मारती है और बोलती है, तेरा दिमाग तो ठीक है ना निहारिका? तेरी उम्र 25 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी भी तेरे अंदर बचपना छुपा हुआ है। अरे ऐसी घटिया हरकत कौन करता है? बेगाने की शादी में खाना खाने का क्या मतलब है? तुझे घर में खाना नहीं मिलता? अरे माँ, तुम तो जानती हो ना कि मुझे शादियों का खाना कितना पसंद है। फिर चाहे कोई मुझे इनवाइट करे या ना करे, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, तुझे अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन तेरी पूरी महफिल में बेइज्जती होगी ना, उस दिन तुझे अकल आ जाएगी कि तेरी माँ तुझे क्या समझाया करती थी। अपनी माँ की मार खाने के बाद निहारिका कुछ समय तक तो ठीक रहती है। निहारिका कुछ दिनों के लिए बाहर का खाना बंद कर देती है और एक बार निहारिका फिर से अपने दोस्तों के साथ घर आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे फिर से मैरिज हॉल दिखाई देता है और उस मैरिज हॉल में शादी हो रही होती है। निहारिका फिर से अपने दोस्तों के साथ मिलकर कपड़े चेंज करती है और मैरिज हॉल में घुस जाती है। मजा आ रहा है यहाँ का अरेंजमेंट देखकर। ऐसा लग रहा है जैसे किसी वीआईपी आदमी की शादी है। ये तो सब ठीक है, बट निहारिका, मुझे ना बहुत ही डर लग रहा है। अगर किसी को पता चल गया कि हम यहाँ पर ऐसे ही आगे खाना खाने के लिए, तो हमारी बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। और देखने में तो ऐसा लग रहा है किसी अमीर लड़के की शादी है। तो देख तो कितने सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पे। हम पकड़े गए ना तो निहारिका देख ले, बहुत ही बेइज्जती होगी हमारी। अबे तू ना अपना मुंह बंद कर। अगर इस तरह से डरेगी तो किसी को भी शक हो जाएगा हम पर कि हम लोग बिन बुलाए आए हैं। एकदम नॉर्मल रहे, ताकि किसी को पता भी न चले कि हम बेगानी शादी में खाना खाने आए हैं। फुल एटीट्यूड में घूम, समझ कि अपने ही किसी रिश्तेदार की शादी हो रही है। निहारिका और ज्योति दोनों फुल एटीट्यूड में एक साथ मैरिज हॉल में घूम रहे होते हैं और फोटोज ले रहे होते हैं और साथ ही पेट भर खाना खा रहे होते हैं। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड बार बार निहारिका और ज्योति को देख रहे होते हैं। उन्हें निहारिका पर शक होने लग गया था। तभी वह दोनों सिक्योरिटी गार्ड आपस में बात करने लगते हैं। अरे भैया, अरे हमको तो लगता है ये दोनों जो लड़की है ना, ये एक्स्ट्रा में आई हैं। हमारा मतलब है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर आई हैं, क्योंकि 50 लोग आने वाले थे और 50 तो कब के आ चुके हैं। लेकिन ये दोनों बाद में आई हैं और इनके हाथों में देखिए वो बैंड भी नहीं जो बाकी सारे गेस्टों के हाथ में है। निहारिका और ज्योति इस बात से अनजान थी कि मैरिज हॉल में एंट्री लेने के लिए एंट्री कार्ड की जरूरत है। दरअसल शादी शहर के एमएलए की हो रही थी, जिस शादी में वो दोनों चुपचाप खाना खा रही थी और मैरिज हॉल के अंदर चली गई थी। अब मैरिज हॉल में तो चली गई थी, लेकिन उन्हें आगे क्या पता था कि क्या होने वाला है। दोनों सिक्योरिटी गार्ड निहारिका के पास आते हैं और निहारिका से कहते हैं, अरे मैडम जी, जिसकी शादी हो रही है आप उनको जानती हो? अरे तो मेरी फ्रेंड की शादी है, काफी दूर का फ्रेंड है। इसमें मुझे कार्ड व्हाट्सएप किया था क्योंकि मैं घर पर नहीं थी, इसलिए बेचारी को मजबूरन मुझे व्हाट्सएप पर ही इनविटेशन देना पड़ा था।
अरे वो तो ठीक है मैडम, जिसकी शादी में आई हो उसका नाम ही बता दो, वो तो पता होगा। जैसे ही गार्ड निहारिका से नाम पूछते हैं तभी निहारिका यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी स्टेज पर दुल्हा दुल्हन का नाम लिखा होता है, लेकिन दूल्हे के नाम के आगे MLA विक्रम सिंह लिखा हुआ होता है। नाम देखकर निहारिका की हालत बुरे तरीके से टाइट हो जाती है और वो सिक्योरिटी गार्ड से डर कर कहती है, विक्रम नाम है मेरे दोस्त का। अच्छा अच्छा, मतलब आप विक्रम जी की दोस्त हैं। अच्छा लाइए इनविटेशन कार्ड दिखाइए। सिक्योरिटी गार्ड 20 मिनट से निहारिका और ज्योति से सवाल जवाब कर रहा था। तभी वहाँ पर कुछ लोग जमा हो जाते हैं और निहारिका के पास कोई इनविटेशन कार्ड भी नहीं था, जिस वजह से निहारिका सिक्योरिटी गार्ड के आगे कुछ नहीं बोल पाती है। आसपास खड़े लोग निहारिका और ज्योति को अजीब तरीके से देखने लगते हैं। अब दोनों को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी सिक्योरिटी गार्ड उनकी बेइज्जती करते हुए कहता है, अरे शर्म आती है कि नहीं आती है तुम दोनों को? अरे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घुसे चले आती हो। और एक बात बताइए, अरे आप लोग तो पढ़ी लिखी लगती हैं और फिर ऐसा काम क्यों करती हैं जी? किसी की शादी में बिना बुलाए घुसना अच्छी बात होती है का? नहीं ना, तो काहे घुस रही हैं? अरे हमको तो तुम्हारे माँ बाप के लिए अफसोस हो रहा है। उन्होंने पाल पोस के तुमको बड़ा किया होगा कि बिटिया नाम करेगी, लेकिन बिटिया को देखो इतना घटिया काम कर रही है और दूसरों की शादी में जाके खा रही है। अरे तनिक तो शर्म करो, थोड़ी तो लाज रखो। चलो निकलो यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड निहारिका और ज्योति को मैरिज हॉल से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद ज्योति निहारिका से कहती है, मैंने कहा था ना तुझे कि एक दिन हमारी बेइज्जती होगी, लेकिन तू कभी सुनती है क्या मेरी बात? और आज देख ले, वही दिन आ गया। माफ कर ज्योति, शायद मेरी वजह से ये सब हुआ है। अरे मेरे साथ साथ तेरी भी बेइज्जती हो गई। अब मैं आगे से कभी बेगानी शादी में खाना खाने नहीं जाऊंगी। जितना खाओ नहीं, उससे कई ज्यादा तो बेइज्जती हो रही है। तो आखिरकार बेइज्जती होने के बाद निहारिका को समझ आ ही जाता है कि बेगानी शादी में खाना खाना इतना भी आसान नहीं है।